हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप लोग? आपको पहले की क्लासें मिली होगी, आपने पढ़ी होगी अच्छे से, उसके बाद रिवीजन भी किया होगा। आज हम नेक्स्ट क्लास को लेते हैं। हम पढ़ेंगे क्लास 10th के अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव। सबसे पहले हम देखेंगे वन क्या होता है। सबसे पहले हम जो जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, कम से कम हमें ये पता तो हो कि आखिर ये होता क्या है। तो वन किसे कहते हैं? हो सकता है आप में से कई लोगों ने देखा हो, कुछ लोगों ने नहीं भी देखा हो। वन का अर्थ होता है कि घने पेड़ पौधों से ढका हुआ एक क्षेत्र जो होता है, उसे वन कहा जाता है। वन्य जीव किसे कहा जाता है? जो वन के अंदर रहता है, जो जीव, उसे वन्य जीव कहा जाता है। और संसाधन हम पहले ही पढ़ चुके, पहले चैप्टर में कि संसाधन किसे कहते हैं। आपको वो सारी चीजें पता होगी। अच्छा, ये कल जिसके काफी लोगों के, एक बार ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपके फोन का जो गूगल है, उसके साइड में जो गूगल स्कैनर आता है, उस स्कैनर में जाइए, इसको स्कैन करिए। जब इसको स्कैन करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जहां पर आपको ये वाले जो नोट्स है, ये वाले, ये मेरे द्वारा हाथ से बनाए हुए, जो आसानी से आपको समझ में आ जाए, बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो उसके लिए आप इससे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, इसको स्कैन करिए, आपको सीधा सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाए। ठीक है, ये सबकी समस्याएं आ रही तो कर लिया, इसके स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर देखा था कि वन एवं वन्य जीव जहां रहते हैं, उस पूरे भूभाग को क्या कहते हैं? उसे हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। आपको भी सर नहीं आया समझ में, जैव विविधता किसे कहते हैं, हमें बताइए। तो किसी भी क्षेत्र विशेष में या प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी बहुलता यानी वो कितने ज्यादा है, उसको कहा जाता है जैव विविधता। जैसे यहाँ पर देखिए, एक प्रकार का जंगल है, वहां पर क्या पाया जाता है? पेड़ पौधे सारे होते हैं, सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, आसपास के जीव भी हो। इस प्रकार किसी प्राकृतिक प्रदेश में जीव जंतु, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव सब हो, उनकी बहुलता वो कितने अधिक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि एक स्थान पर है ना, लगभग 20 शेर रहते हैं, 10 हिरण रहते हैं, 5 बंदर रहते हैं। और एक तो वो प्राकृतिक स्थान हो गया। एक प्राकृतिक स्थान, एक वहां पर एक गाय भी है, वहां पर बंदर भी है, वहां पर हिरण भी है, वहां पर सांप भी है, वहां पर मेंढक भी है, अन्य अनेक प्रकार के जीव रहते हैं। तो मुझे बताइए कि किस एरिया की जैव विविधता अधिक है? इसकी अधिक है, इसकी अधिक है? नहीं, इसकी अधिक है। भले ही इनके अंदर कुछ, पर यहाँ की जैव विविधता यानी विविध रूप से अलग अलग प्रकार के। इसीलिए जहां पर जीवों की संख्या नहीं, जीवों की विविधता, कितने अलग अलग प्रकार के जीव है, जंतु है, पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव है, हम छोटे छोटे देखते, जो हम नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते, कहीं ना कहीं वो भी हमारी इस जैव विविधता का हिस्सा है, और मानव भी इस जैव विविधता का हिस्सा। आपके वहां पर कुछ उदाहरण लिखे हैं, हाथी है, ब्लू व्हेल है, वटवृक्ष, बैक्टीरिया, छोटे छोटे, पर आपको यह समझ में आ गया कि प्राकृतिक वातावरण के अंदर, विशेष क्षेत्र के अंदर जीव जंतु, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव जहां पाए जाते हैं, उनकी बहुलता को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। आराम से एक बार लो, मैं आपके लिए जूम कर देता हूं, ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, पारितंत्र क्या होता है। पहले आपके दिमाग में यह आएगा, सब पारिस्थितिकी तंत्र हमें नहीं पता। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है कि भौतिक पर्यावरण जो होता है, भौतिक पर्यावरण यानी कि वह इस प्रकार का, यह जो पर्यावरण है, भौतिक पर्यावरण, जहां पर पेड़ पौधे हैं, हमारी धरातल है, वृक्ष है, मृदा है, जल है, उसे हम भौतिक क्या कहते हैं? भौतिक पर्यावरण के नाम से जानते हैं। इस भौतिक पर्यावरण पर अनेक प्रकार के जीव जंतु है, जो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर है।
आप कहोगे सर हम तो किसी पर निर्भर नहीं, हम तो मनुष्य है ना, हम तो किसी पर निर्भर नहीं। अरे तुम भी निर्भर हो, क्योंकि तुम जो खाते हो क्या तुम उसका उत्पादन स्वयं करते हो? कुछ लोग कहेंगे सर हम करते हैं। एक दिन मैं ऐसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा कि अफ्रीका के उस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा भूखमरी है। तो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसने कहा कि सर भूखमरी कैसे, वहां पर स्विगी और जोमेटो नहीं है क्या, ऑनलाइन मंगवा लेते। अब उन लोगों को कौन बताए कि जिस धरातल पर अन्न ही नहीं होता है, बारिश की कमी है, वो खेती ठीक से कर नहीं पाते इस वजह से। पर सिटी के अंदर रहने वाले लोगों के साथ इस प्रकार की समस्याएं होती है क्योंकि उन्होंने केवल नल से आता हुआ पानी देखा है या स्विगी और जोमेटो से पिज्जा मंगा करके खाया है। उन्हें नहीं पता कि खेत में हो इस प्रकार का कोई खेत भी होता है, कृषि फार्म भी होता है जहाँ पर खेती भी होती है। इसलिए प्लीज आप में से ऐसा कोई है तो उसको समझने का प्रयास करें कि हम भी कहीं ना कहीं मानव जो है प्रकृति पर निर्भर है। हम जो खाते हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति से मिलता है, जो अन्न उगता है वो धरती से उगता है, जिसके अंदर पानी आता है, सूर्य के प्रकाश से वो अन्न बनता है। कहीं ना कहीं हम इस भौतिक पर्यावरण पर निर्भर है ना। हो सकता है हमारे लिए जो अन्न बन रहा है, जो अनाज हमारे लिए उगता है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सूक्ष्म जीव पर निर्भर हो। इस तरह से पेड़ पौधे जीव जंतु अपने भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर परस्पर जुड़े हुए हैं और वो एक दूसरे को खाते हैं। जैसे आप लोग सर देखिए यहाँ पर ये जो पेड़ होता है हम भी खाते हैं, क्योंकि ये पेड़ से आप क्या सेव ले लेते हो, अन्य प्रकार की चीजें होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, पेड़ पौधे को जिराफ खाता है, जिराफ को कौन खा जाता है, शेर खा जाता है। आपको भी सर हम तो नहीं। जो छोटी घास होती है वो हिरण किस पर निर्भर रहता है, छोटी घास पर। जो चीता होता है वो हिरण इस प्रकार के मांसाहारी जीवों पर निर्भर रहता है, उनको खाता है। और चूहा छोटी घास को खाता है, चूहे को बिल्ली खा जाती है। छोटा जो कीट होता है छोटा सा वाला ये कहीं ना कहीं घास खाता है, इसको पक्षी खा जाता है, पक्षी को ये खा जाती है, बाद में ये गिद्ध खा जाता है। यानी कहीं ना कहीं पूरा का पूरा पर्यावरण जो है एक दूसरे पर निर्भर है। तो एक बार मैं पारिस्थितिकी की वापस से परिभाषा बोलता हूं, प्लीज याद करिए कि पेड़ पौधे और जीव जंतु अपने भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर है, परस्पर जुड़े हुए हैं। इसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है और मानव भी कहीं ना कहीं इसका एक हिस्सा है, जैसा मैंने इसके एग्जाम्पल बताए। अब वहां पर एक लाइन लिखी है कि वन जो है वो प्राथमिक उत्पाद है और इस कारण पारिस्थितिकी तंत्र में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप कहोगे सर वन प्राथमिक उत्पाद कैसे, इधर देखो ये जितने भी दिख रहे हैं क्या कहीं अन्य अनेक प्रकार की वन की औषधि हो जाती है। अब जैसे सर्दियां आ रही है तो सर्दियों में हो सकता है आपके घरों में जो गोंद आएगा वो वनों में ही तो होता है। इसका मतलब प्राथमिक उत्पाद, आपने प्राथमिक उत्पाद द्वितीय और तृतीय के बारे सेक्टर के बारे में पढ़ा होगा क्योंकि तो ये क्लास 9th का बहुत अच्छा चैप्टर है। तो हर प्रकार की ये इस प्रकार की हमें लकड़ी भी मिलती है, प्राथमिक यानी शुरुआत जो प्रकृति से चीजें मिलती है। हाँ, तो वहां पर क्या होता है, जैसे ये भाई साहब बंदर है, देखो अपना खाना ढूंढ रहे हैं चश्मा लगा करके, क्यों नॉर्मल तो इनको दिख नहीं रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि वनों में बहुत प्रकार के ऐसे उत्पादन मिलते हैं जो हमारे लिए भी, पशु पक्षियों के लिए भी, वन के अंदर जितने भी प्राणी रहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है और वो इसीलिए वहां पर रह पाते हैं ताकि उनको भोजन मिलते। क्या ये बंदर सिटी के अंदर रहेगा क्या? सिटी वाले पत्थर फेंक फेंक के मार देंगे इनको। ये जंगल में रहते हैं। अच्छा ऐसे जंगल में रहेंगे क्या जहां पर इनको खाना नहीं मिलता, भूख मर के मर जाएंगे। इसीलिए इसी जंगल में रहते हैं जहां पर भोजन मिलता हो। इसका मतलब है कि यह भी पारिस्थितिकी का हिस्सा है। कैसे? क्योंकि वहां पर भोजन मिलता है। इसीलिए वन प्राथमिक उत्पादक होने के कारण, प्राथमिक यानी खाना पीना पशु पक्षियों को दिलवा देता है वन। जैसे आप कहोगे सर पत्ते खा लेते हैं, फल फूल खा लेते हैं, छाया हो जाती है और वनों में पानी होता है, पी के खत्म कर लेते हैं, ये अपना उधर ही रहते हैं। तो वन प्राथमिक उत्पाद होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिस पर सभी जीव निर्भर है। वन के अंदर रहने वाले सभी जीव कहीं ना कहीं वन के होने वाले उत्पाद पर निर्भर है। इसलिए हम वनों को प्राथमिक उत्पाद मानते हैं और हम ये मानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसा ही है। अब हम बात करते हैं आगे। ये लीजिए, इतना कैसे है इसमें फोटो, भारत वन्य जीव कैसे आ गए, पहले वाला नहीं। यहाँ पर हमने, अब हम देखते हैं कि भारत में वनस्पति व प्राणी जात
वहां पर लिखा है वनस्पति व प्राणी जात। पहले तो हम यह देखते हैं कि भारत में वनस्पति जात क्या होता है। आपको सर वनस्पति जात वाला हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो किसी भी क्षेत्र में कार्य विशेष में जो पादप पाए जाते हैं, यानी एक समय टाइम पीरियड के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन्हें वनस्पति कहा जाता है, वनस्पति जात के नाम से। और प्राणी जात जंतुओं की कोई विशेष प्राणियों जातियां होती है, प्रजातियां होती है, उन्हें प्राणी जात के नाम से जाना जाता है। भारत बहुत ज्यादा जैव विविधता वाला देश है। हम देखते हैं कि भारत में विश्व में जितनी जैव विविधता है उसकी 8% जैव विविधता केवल भारत में पाई जाती है। लगभग 16 लाख है उनकी संख्या। तो अच्छा, जैव विविधता आपको होगी सर भारत में ज्यादा कारण पाई जाने, देखो पाए जाने का कारण ये है, हालांकि बड़ा टॉपिक है, मैं बता देता हूँ। भारत जो है थोड़ा सा गर्म देश है क्योंकि हम भूमध्य रेखा के थोड़े से ही ऊपर है। और हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास में बारिश भी ज्यादा होती है तथा वहां का तापमान भी ज्यादा होता है। जहां बारिश और तापमान दोनों ज्यादा होते हैं वहां पर वन बहुत ज्यादा उगते हैं, और जहां पर वन बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर पशु पक्षी भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और हमने अभी देखा जहां पर वन, पशु पक्षी और सूक्ष्म जीव की बहुलता ज्यादा होती है तो जैव विविधता कहते हैं। तो भारत में जैव विविधता बहुत ज्यादा है। अब हम बात करेंगे, अब हम देखते हैं कि भारत में वन और वन्य जीवों का संरक्षण कैसे होता है। उससे पहले वहां पर एक और टॉपिक लिखा गया है, वन एवं वन्य जीव संसाधनों का महत्व क्या है। तो ये साथ में ऐसे ही रहने देते हैं अपने अंदर। चलो, वन एवं वन्य जीव संसाधनों का महत्व। वनस्पति जो होती है, आप कहोगे वन हमारे तो क्या महत्व है। मैंने अभी इसका महत्व देखा कि यदि वन खत्म हो जाए तो मानव खत्म हो जाएगा। यदि वन खत्म हो जाए, वन के अंदर रहने वाले समस्त जीव खत्म हो जाए और वो सारे ही नहीं रहेंगे तो हम भी खत्म हो जाएंगे। विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे रोज के जीवन में गुथे हुए, आप कहोगे सर हमें तो नहीं गुथे हुए है। देखिए, हर तरीके से कहीं ना कहीं हम भी तो जुड़े हुए हैं। आप दही खाते हैं तो उस दही के अंदर कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लाभकारी भी है। इस ब्रह्मांड के इस वायुमंडल में अनेक प्रकार के ऐसे जीव हैं जो हमारे लिए लाभकारी है। वनस्पति, क्या आपके घर के बाद यदि कोई पेड़ है तो आप काम में लेते हैं, धूप पड़ रही है तो छाया आपकी गाड़ी उधर छूटती है, कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन आपके लिए वो वनस्पति काम आती है। अगर उसको काट दिया जाए तो क्या मतलब, उस वनस्पति का महत्व तो है। और इनका लगातार जब नुकसान हो रहा है तो इन पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ रहा है। अब भारत में वनस्पति जात का जो संरक्षण की बात की जा रही है कि संरक्षण कैसे, पर संरक्षण से पहले हम ये देखेंगे कि ये खत्म क्यों हो रहे, क्या वो कारण है जिसकी वजह से भारत में वनस्पति खत्म होती जा रही है, वनस्पति वन्य जीव खत्म होते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण है, हम देखते हैं कि कृषि का विस्तार। भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और अब तो भारत विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। और इतने बड़े देश के जनसंख्या को खिलाने के लिए कृषि तो करनी पड़ेगी, अनाज का उत्पादन तो करना पड़ेगा। और उत्पादन करने के लिए हमें वनों का काटना पड़ता है। जब वन काटते हैं तो वन्य जीव भी साथ ही साथ उनका जो घर है वो कम होता जाता है, आवास कम होता जाता है, इसलिए उनकी संख्या भी कम होती जा रही है। तो कृषि का विस्तार बहुत ज्यादा हो रहा है। कई बार संवर्धन वृक्षारोपण, ये देखिए इस प्रकार जो होता है, आपके पास शब्द लिखा है संवर्धन वृक्षारोपण। संवर्धन वृक्षारोपण का मतलब यह होता है कि किसी एक पर्टिकुलर वृक्ष को उगाना और बाकी जो प्राकृतिक रूप से वृक्ष उग रहे हैं उनको खत्म करना। आपको कि सर किसी एक पर क्यों उगाएंगे हम, क्योंकि हमें किसी पर्टिकुलर एक वृक्ष की आवश्यकता होती है। जैसे बांस, आप पाएंगे कि बांस की खेतियां की जाती है, बाकी को वहां से हटा दिया जाता है, बांस काम आता है। कई प्रकार की विकास परियोजनाएं भी हमारे वनों को खत्म कर रही है। हम वनों के अंदर से बड़े बड़े हाईवे निकाल रहे हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं निकाल रहे हैं। आपको सर इससे क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए ये वाला वन है पूरा, इसकी एक और कोई और रह गया, इस और दोनों और उनका परिवार बढ़ गया, वो अलग अलग हो गई। अब हो सकता है यहाँ पर इस साइड पानी हो पीने के लिए और इस साइड कोई रह रहे हो, तो वो यहाँ से यहाँ पर जाएंगे कैसे, बीच में से आपने रोड निकाल देना। इस तरह से कहीं ना कहीं विकास परियोजनाएं जो हमारे द्वारा की जा रही, उसकी वजह से भी भारत में वन्य एवं वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है, उनकी कमी हो रही। दूसरा, खनन के बारे में तो क्या ही कहूं। मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए खनन करता है, खनिज को धरती के अंदर से बाहर निकालता है और उसको ऐसा कैसा छोड़ देता है। जहां पर पहले वन्य जीव और वन थे वहां पर अब इस प्रकार की, तो कहीं ना कहीं ये भी तो कम हो रहा है। तो कमी के कारण क्या है, कृषि का विस्तार, वृक्ष संवर्धन,
विकास परियोजनाएं और खनन, याद रह जाएगा। अब बात करते हैं संरक्षण को लेकर के कि हमें संरक्षण करेंगे तो लाभ क्या क्या है। वनस्पति यदि वन और वन्य जीवों का संरक्षण करते हैं तो उसके क्या क्या लाभ है। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं कि संरक्षण के हमारी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बना रहेगा ना, टूटेगा नहीं। और हम अभी देखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व हमारे लिए क्या है। यदि नहीं रहेगा तो मामला बिगड़ जाएगा। और जीवन चलाने के लिए संसाधन जल, वायु और मृदा बनी रहेगी। जिस जल को हम पीते हैं, जिस मृदा से हमारे लिए अनाज का उत्पादन होता है, तथा जिस वायु से हम सांस लेते हैं, वो यदि ठीक से बनी रहेगी तो कम से कम हम जीवित तो रहेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये वाला पूरा पारिस्थितिकी तंत्र यदि बना रहेगा तो कहीं ना कहीं धरती ठीक से बनी रहेगी। आपको कि सर कैसे, समझ में नहीं है। अब देखिए यहां पर ये आपके लिए, आपको सर ये हमारे लिए क्या करता होगा, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व। ये जिस घास को खा रहा है, हो सकता है ना उसमें कुछ बीज हो, इसका मतलब बीज को भी खाएगा। अब खा करके मान लीजिए थोड़ा दूर कहीं और जगह चला गया, तो वहां पर जब अपशिष्ट करेगा तो उस धरती के अंदर बीज का तुलेगा। इसका मतलब एक आपके लिए वापस घास उगाने का काम में हेल्प कर रहा है, ऐसा प्रयास कर रहा है। इस प्रकार घोड़े, आपको सर ये किस प्रकार हमारे लिए, घास जब ज्यादा हो जाएगी तो उसको कोई खाने वाला चाहिए, नहीं तो वहां पर 2-4 साल बाद उगेगी नहीं। और उसी प्रकार का काम ये भी तो करेंगे घास के सर्कल को बनाए रखने के लिए। और ये वाले यदि मान लीजिए शेर वगैरह नहीं होंगे तो बहुत ज्यादा जिराफ हो जाएंगे ना, जब जिराफ ज्यादा हो जाएंगे तो हालत और बिगड़ जाएंगे। इसलिए जिराफ को खाने के लिए शेर भी तो होने चाहिए। कहने का मतलब है कि परिस्थिति बनी रहे जब सारे जीव रहेंगे तो। दूसरी, वनस्पति व पशुओं में जिन्स विविधता को संरक्षित करती है। आप कहोगे सर कैसे, जिन्स विविधता वाला हमें यह नहीं आया समझ में कि वनस्पति और पशुओं की जिन्स विविधता का संरक्षित कैसे करती है हमारी पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे आप में से किसी ने पेड़ उगाया है क्या, जंगल वाले पेड़ किसी मानव ने उगाए हैं क्या, नहीं ना, वो तो स्वतः प्राकृतिक रूप से उगे। तो अनुमान लगाइए कि जिस स्थान पर ये पेड़ उगा है वहां पर बीज किसने डाला होगा। आप में से कोई बीज डालने गया था क्या उस वन के अंदर जहां पर पेड़ उगा है, कहीं ना कहीं पशु पक्षियों द्वारा ही तो वो बीज ला करके वहां पर डाला गया। मान लीजिए कोई तोता है, वो कुछ फल खा रहा है, अपने साथ बीज लेकर के किसी दूसरे पेड़ से दूसरे पेड़ पर चला गया, वहां पर गिरा है, उस पेड़ के नीचे वो पेड़ उग गया ना वापस। उस प्रकार कोई बंदर है, आम खा रहा है, आम खाते खाते वो दूर चला गया, उसने वो बीज गुठली वहां पर डाल दी, तो वहां पर वापस आम उग गया। इस तरह से जिस बीजों को धरती पर डालते इस बार सर्कल बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यक है। और दूसरा, समंदर के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र बने ही रहे उसके लिए भी तो मछली जरूरी। आपको भी मछली का क्या आवश्यकता है, या मछली पालन में, सॉरी, मछली को बनाए रखने की समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र होना कैसे जरूरी है। क्या मुझे यह बताओ कि मछली को खाने के लिए छोटे उस सूक्ष्म जो कीड़े समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, जो छोटे जीव पाए जाते हैं, यदि वो नहीं रहेंगे तो क्या मछली समंदर के अंदर जीवित रह जाएगी क्या। यदि मैं आपको भोजन नहीं दिए, आपके घर वाले भोजन आपको नहीं दे, तो क्या आप जीवित रह पाएंगे क्या, नहीं ना। ठीक उसी प्रकार समुद्र की जो जैव विविधता होती है, समुद्र के अंदर जो जीव पाए जाते हैं, उन छोटे छोटे जीवों को खाकर तो मछलियां बड़ी होती है। और उसका हम क्या करते हैं, मछली का पालन करते हैं, मार्केट में बेचते हैं। इसका मतलब समंदर की जैव विविधता हमारे लिए काम की है। तो समुद्री जैव विविधता है वो भी मछली पालन में हमारे लिए सहायक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक्ट 1972, 1972 क्या है एक्ट की बात अभी करते हैं। यदि आपको चीजें समझ में आ रही है और चैनल में आ रहा पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी एग्जाम से पहले पहले एसएसटी तो मैं 100% के साथ पूरी करवा दूंगा, और यदि समय रहा तो मैं आपको विज्ञान भी करवा दूंगा। अब बात करते हैं भारतीय वन्य जीव, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई, क्यों लाया गया ये 1972 के अंदर। मामला हुआ ये था कि 1960 और 1970 के बीच में भारत के अंदर जो पर्यावरण को लेकर के चिंतित रहने वाले लोग थे, उन्होंने सरकार से कहा कि आपको नहीं लगता कि हमारे पर्यावरण पर बहुत ज्यादा हानि हो रही है, हास हो रहा है, नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण का। सरकार ने कहा तो फिर क्या करें। उन्होंने कहा क्यों ना एक ऐसा कानून बनाया जाए जो हमारे पर्यावरण को बचा सके, हमारे वन्य जीवन को बचा सके। वन्य जीव है जिनका कोई है नहीं,
आपको मारे तो आप थाने जा सकते हो, आप घर वालों को बता सकते हो। वन्य जीव को मारे वो किसको बताए? सरकार ने कहा आपकी बात ठीक है, क्या करें? तो कहे कि ऐसा कानून बनाओ जिस कानून के माध्यम से हम सरकार उन वन्य जीवों की रक्षा कर सके। यदि उनके कोई हानि पहुंचाए तो कम से कम वो सजा दे सकते, लोगों के बीच में डर तो रहे कि हम यदि इन वन्य जीवों के साथ किसी भी प्रकार का हानि करने का प्रयास करेंगे तो हमें सजा हो सकती है, हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1972 के अंदर भारतीय वन्य जीव अधिनियम बनाया। रह जाएगा कब? 1972 के अंदर। इसका क्या क्या उद्देश्य था, क्यों बनाया गया? पहले तो भारत के अंदर इसमें क्या किया, पहले एक टारगेट किया कि जो संरक्षित प्रजातियां उनके हमें किस किस प्रकार के वन्य जीव है उनका संरक्षण देना है। वह कौन से वन्य जीव है जिनका हमें संरक्षण देना, उनको सुरक्षा प्रदान करनी। उसके लिए एक लिस्ट बनाएगी लंबी। आप कोई काम करते हैं तो पहले एक लिस्ट तो बनाते हैं कि हम क्या क्या करेंगे। आपके स्कूल के अंदर आपके समस्त विद्यार्थियों की एक लिस्ट तो होती है रजिस्टर के अंदर। आजकल तो कई स्कूलों में बायोमेट्रिक भी हो गया। पहले उनकी लिस्ट बनाएगी और उसमें कहा गया कि इन जो संकटग्रस्त जातियां हैं इन पर किसी भी प्रकार का शिकार नहीं किया जाएगा। शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि शिकार नहीं करोगे सब आप। भाई सबसे ज्यादा हानि किसे हो रही है? वन्य जीवों को। मानव वन्य जीवों का शिकार कर रहा है तभी तो जाकर के कहीं ना कहीं वन्य जीव कम हो रहे हैं। लोग क्या करते हैं, हिरण को सबसे ज्यादा। अभी हिरण की तो मैं लास्ट में कहानी सुनाऊंगा, बहुत अच्छी रहेगी, आगे सुनिएगा। उसके बाद जैसे अन्य कई प्रकार के, इसको भी बेचारे के कई बार शिकार हो जाते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है फिर भी इनका शिकार हो जाता है। इनका शिकार इसीलिए हो जाता है कि इनकी खाल कहीं ना कहीं काम आती है, हाथी के दांत काम में आते हैं, इसलिए इनका शिकार हो जाता है। तो जितने भी वन्य जीव है उन पर जिनकी लिस्ट बनाएगी उनमें यह कहा गया कि आप इनका शिकार नहीं कर सकते। शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। किस एक्ट के तहत? भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत। इनका व्यापार नहीं कर सकते। आपको सर व्यापार करता कौन था? करते थे इनका व्यापार। इनका मांस बेचा जाता था, इनकी खाल बेची जाती थी, इनका हड्डियां बेची जाती थी, इनके दांत बेचे जाते थे, इनके मोर पंख बेच दिए जाते थे, मोर का मांस बेच दिया जाता था। इस प्रकार अलग अलग जीवों का व्यापार किया जाता था। फिर क्या किया केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने मिल करके राष्ट्रीय उद्यान व जीव पशु विहार की स्थापना की। राष्ट्रीय उद्यान ऐसा बाग जिस वो राष्ट्रीय स्तर पर उसको पैसे देने का काम सरकार केंद्र सरकार करेगी, उसके अंदर जीवों को बचा सके। पशु विहार, विहार का माने जहां पर पशु विचरण कर सके, चलते रहे। हम बौद्ध विहार के बारे में पढ़े होंगे इतिहास में, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा वापस। तो कहीं ना कहीं जो पशु विहार है उनकी स्थापना की सरकार ने। तो अब तक हमने देखा सरकार ने क्या क्या किया। सरकार ने 1972 का एक्ट लाया, उस एक्ट के तहत वन्य जीवों की एक लिस्ट बनाई जिनकी सुरक्षा प्रदान करनी है। सरकार ने वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया। सरकार ने वन्य जीवों के कानूनी सुरक्षा प्रदान की। सरकार ने व्यापार पर रोक लगा। अच्छा, आवास को कानूनी सुरक्षा कैसे दी? यानी आवास से वन्य जीवों का आवास क्या होता है? जंगल ही तो होता है। उस जंगल को यदि हम कम करेंगे तो क्या उनका घर कम नहीं होगा क्या, उन वन्य जीवों का जो बीच में रह रहे हैं? इसीलिए इन वन्य जीवों के आवास को बचाने के लिए सरकार ने कहा कि इस एरिया के अंदर जहां पर ये कोई राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य या पशु विहार है, इसकी बॉर्डर लाइन में आप नहीं जा सकते। हाँ, घूम सकते हो, वो अलग बात है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई परियोजनाएं चलाई, क्योंकि केवल एक्ट लाने से काम नहीं होगा, आप जनता को रोकने से काम नहीं होगा। कम से कम सरकार भी तो कुछ काम करेगी, तब जाकर के वन्य जीवों की सुरक्षा हो पाएगी। तो सरकार ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए क्या क्या काम किए वो अब देखते हैं। पहले सरकार ने लोगों को रोका कि तुम ऐसा नहीं करोगे। फिर सरकार ने कहा देखो तुम तो नहीं करोगे, कोई बात नहीं, हम क्या अच्छा कर सकते हैं वो करते हैं। चलो, तो सरकार ने इनके लिए क्या कई प्रकार की परियोजनाएं चलाई। वो कौन कौन से जीव थे? जहां पर सबसे पहला बाघ, ये रहा आपके सामने। बाघ के संरक्षण के लिए परियोजनाएं चलाई। और किसके लिए परियोजनाएं चलाई सरकार? मुख्य रूप से एक सींग वाला गेंडा, ये असम में पाया जाता है, भारत के अंदर बाकी कहीं जगह नहीं पाया। काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर पाया जाता है असम में। फिर ये देख लिए आपके सामने है कश्मीर या हांगुल हिरण के नाम से, हांगुल हिरण परियोजना आप पढ़ेंगे। हांगुल हिरण जो है इसको संरक्षित करने के लिए ये लद्दाख वाले कश्मीर उस एरिया के अंदर पाया जाता है वहां पर। और दूसरा ये शेर, एशियाई शेर। अच्छा, आपके ये वाली समस्या होगी सर हमें घड़ियाल और समुद्र में मगरमच्छ में अंतर नहीं पता होता। घड़ियाल जो होता है उसका जो मुख होता है वो लंबा होता है इस प्रकार का, ये वाला।
और ये वाला है वो है मगरमच्छ। मगरमच्छ भी सरकार ने कहा एक तो एक समुद्री और एक जो है स्वच्छ पानी के अंदर रहने वाला, लवणीय माने समुद्र के अंदर रहने वाला मगरमच्छ। और ऐसे ऐसे इन सभी जीवों के लिए, इन जीवों के साथ ही साथ इन जीवों का भी सरकार ने संरक्षण करने के लिए कई प्रकार की परियोजनाएं चलाई। कौन कौन से जीव थे जिनके लिए परियोजनाएं चलाई? जैसा हमने अभी देखा, एशियाई हाथी, काला हिरण, चिंकारा, गोटावन और हिम तेंदुआ। एक बार बोलो वापस, क्या क्या है? काला हिरण, चिंकारा, एशियाई हाथी, गोडावण, हिम तेंदुआ। इनके व्यापार और शिकार पर प्रतिबंध सरकार ने लगाया है। एक बार वापस से चलते हैं हम पीछे की ओर। हो गया, यही था। तो सरकार ने इन समस्त, आप कहोगे सर काले हिरण में और चिंकारा में, देखो काला तो ये होता है, चिंकारा जो होता है वो काला नहीं होता पर उसके सींग भी होते हैं। गोडावण मुख्य रूप से राजस्थान के जैसलमेर वाले और बारां इलाकों में रहा जाता है। हिम तेंदुआ यानी बर्फ के अंदर रहने वाला जो तेंदुआ है वो भी संकटग्रस्त जाति के बीच में आता है, इसीलिए उसको भी शिकार पर प्रतिबंध सरकार ने लगाने का प्रयास किया है। सरकार ने इन परियोजनाएं जो चलाई है उसका केवल ये नहीं है कि एक जीव को बचाया जाए, सरकार यह चाहती थी कि पूरी जैव विविधता को बचाया जाना चाहिए, एक जीव के बचाने का टारगेट नहीं था। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि वन्य जीव एक्ट 1980 और 1981 वाला, ये वाला 1981 के अंदर सरकार ने कहा कि देखो बड़े जीव बचाने से काम नहीं चलेगा, हमें छोटे जो जीव है उनको भी तो बचाना पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने तितलियों, पतंगों वाले जो छोटे भृंगु, ड्रैगन फ्लाई, इनको भी संरक्षित जातियों में शामिल कर लिया। पहले सरकार ने कहा बड़े जीवों को, फिर सरकार ने कहा छोटे को, और आज तक तो सरकार और जो वैज्ञानिक है, पर्यावरण वैज्ञानिक, बहुत सूक्ष्म जो जीव पाए जाते हैं उनके भी संरक्षण के मांग कर रहे हैं। 1991 के अंदर सरकार ने क्या किया, पौधों की 6 प्रजातियों को शामिल कर लिया। अब तक हमने देखा कि 1972 में जो एक्ट आया था उसमें केवल जीवों को शामिल किया था, फिर सरकार ने 1991 में उसी एक्ट के तहत 6 प्रकार के पौधों को भी संरक्षित करने के लिए उसमें शामिल कर लिया। सब इन हम 6 पौधों को भी करेंगे। अब तक हमने देखा कि 1972 का जो अधिनियम आया था उस अधिनियम का टारगेट यह था कि वन और वन्य जीव है उनका शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनके जो आवास है उनको कमी हो रही है उसको उस पर सुरक्षित किया जाए कानूनी रूप से। फिर हमने यह भी देखा था कि सरकार ने इनके बचाव के लिए, पहले तो सरकार ने लोगों को रोका, फिर इसको बचाव के लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान और राज्य सरकारों ने पशु विहार स्थापित किए। फिर सरकार ने कौन कौन से जीवों के बारे में हमने देखा कि सरकार ने मुख्य रूप से बाघ के लिए एक सिंग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण जिसे हम हंगुल हिरण के नाम से जानते हैं, मगरमच्छ, घड़ियाल, एशियाई शेर, हाथी, काला हिरण, चिंकारा, गोडावण, हेम तेंदुआ आदि के व्यापार और पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। फिर सरकार का टारगेट ये नहीं था कि केवल बड़े जीवों को बचाया जाए, सरकार ने कहा छोटे जीवों को भी तो बचाया जाए क्योंकि यह भी जैव विविधता के घटक है। इसलिए सरकार ने मुख्य रूप से तितलियां, भृंगुओं और जो ड्रैगन फ्लाई थी इनको भी शामिल किया था। 1991 के में 1972 के अधिनियम में है जो पेड़ों की जातियां थी उनको भी शामिल किया। यहां तक हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं बाघ परियोजना के बारे में। आप कहोगे सर बाघों के लिए स्पेशल परियोजनाएं लाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, क्या वो जरूरत पड़ गई जिसके लिए? तो हुआ ये था कि 20वीं शताब्दी के समय भारत के अंदर जो 55,000 के आसपास बाघ रहते थे, पर भाई साहब ये जो अंग्रेज और हमारे भारत के राजा महाराजा, ये देखो गोरे खड़े हैं इधर, ये इनको ये लग रहा है कि हमने जो बाघ को मारा इसका मतलब शान है अपने आप को, पर मजाल की उधर से भाग जाए, यदि ये जीवित होता तो इनके चिथड़े चिथड़े कर देता। तो अंग्रेज जो थे जिन लोगों ने हमारे यहाँ पर रहने वाले बाघों को खूब मारा, इनकी खालों को बेचा, और कई लोग तो है ना बाघों को इसीलिए मार देते क्योंकि बाघ को मारना एक शान समझा जाता था कि इसने बाघ को मारा है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा योद्धा है, इसलिए बाघ को मार दे। ये भाई साहब देखिए, ये कोई भारतीय है? पैन क्यों गिर रही है भाई? ये भारतीय है और ये मुझे कोई गोरा लग रहा है, इन्होंने बाघ को मार के फोटो और खिंचवाया कि देख प्लीज फोटो खींचा जाए मेरा, ताकि हम बता सके। इन बुमलों की वजह से भारत में बाघ संरक्षण की परियोजनाएं हमें लानी पड़ी, क्योंकि हम देखते हैं कि 1973 तक भारत में केवल 1873 1973 तक भारत में केवल और केवल 1827 ही बाघ रहे थे, बाकी बाघ मर गए थे। और आप अनुमान लगाइए यदि वहां उसमें ये परियोजना नहीं चलाई जाती तो आज 2023 तक तो सारे बाघ मर जाते। फिर आप उस बाघों को देखते थे, केवल आप यही पढ़ते कि बाघ होते थे,
कम से कम आपको देखने को मिली। इसे सरकार का धन्यवाद दीजिए कि सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए एक परियोजना चलाई इस पर। अच्छा, कब चलाई ये परियोजना? यह परियोजना 1973 के अंदर चलाई गई थी। अच्छा, ये वाला जो लिखा है कि घटने का कारण है कि व्यापार और चोरी हो जाता, भोजन की कमी और आवास, ये वाला छोड़ो, कोई काम का नहीं। अब हम बात करते हैं कि इन बाघों के संरक्षण के लिए सरकार ने कहां कहां पर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो रिजर्व कर दिए, आरक्षित कर दिए कि साहब ये वाला जो एरिया है इसके अंदर हम बाघों को प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे। तो सबसे पहले जो बाघ परियोजना के तहत बनाया गया एक राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, आजकल शायद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है। एक बार आप देख लेना, नहीं तो मैं कल बता दूंगा वापस। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पड़ता है। फिर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। कार्बेट कहां पर पड़ता है? उत्तराखंड में। सुंदरवन कहां पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। आपने सुंदरवन का डेल्टा पढ़ा होगा, यदि क्लास 9th का आपने अपवाह तंत्र ठीक से पढ़ा है, उसमें आपने गंगा अपवाह और ब्रह्मपुत्र अपवाह ठीक से पढ़ा है, तो उसमें पढ़ा होगा सुंदरवन का डेल्टा गंगा व ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर पाया जाता है। उसी सुंदरवन के मुहाने पर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम पश्चिम बंगाल के अंदर नाम से, तो सुंदरवन का राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के अंदर। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश एमपी में पाया जाता है। सरिस्का वन्यजीव पशु विहार राजस्थान में। मानस बाघ परियोजना असम में पाई जाती है और पेरियार बाघ परियोजना केरल में। एक बार मेरे साथ इसको याद करो तो होगी, नहीं तो मुझे पता है आपसे याद कदा ही नहीं होगी। बताओ पहला कौन सा है? आपके सामने दिख रहा होगा, लो मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। अब तो दिख रहा है। चलो इन नीचे वाले बाघ परियोजनाओं को याद करते हैं। पहले बाघ परियोजना कौन सी है मुझे बताओ, क्या दिक्कत है? पहली बाघ परियोजना कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कब, कहां पर? सॉरी, उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। दूसरा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। अब बोलो दो ऊपर वाले को, सुंदरवन कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। कार्बेट उत्तराखंड में। अच्छा, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। सरिस्का राजस्थान में। मानस असम में। पेरियार केरल में। असम में कौन सा? मानस। सरिस्का मध्य प्रदेश। बांधवगढ़, सॉरी, सरिस्का राजस्थान, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। हो जाएगा लगभग 2-4 बार ऐसे बोलोगे तो आपका काम आराम से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, अब तक तो हमने वन्य जीवों की बात की, अब थोड़ी बहुत वनों की भी तो बात कर लेते हैं। केवल वन्य जीवों को बचाओगे और वनों को नहीं बचाओगे तो वन्य जीव रहेंगे कहां पर? बेचारे भूखमर जाएंगे यदि वन सुरक्षित नहीं होंगे तो। अब हम देखते हैं कि भारत में किस किस प्रकार के वन है और कहां कहां पर इसका वितरण किस प्रकार है। क्योंकि वनों को वितरण के बारे में नहीं पढ़ोगे, उनके संरक्षण के लिए हमें पता तो होना चाहिए उनका प्रबंधन कैसे करेंगे, नियंत्रण कैसे करेंगे। तो भारत में वनों का जो प्रबंध करती है वो सरकार करती है, और सरकार के अंडर में भी वन विभाग करता है, जहां तक आपको पता होगा। इतना तो पता होगा, कम से कम 10th तक तो आ ही गए। हो सकता है कोई 10th वाला नहीं देख करके यूपीएससी वाला, यूपीएससी एस्पिरेंट जो है वो यदि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उनको मुझे नहीं पता कि बताने की आवश्यकता है। भारत के अंदर, अच्छा इसको मैं नया लेता हूं लोगों, हम तीन प्रकार के वन पढ़ते हैं। पहला वन हम पढ़ते हैं आरक्षित वन, फिर हम पढ़ते हैं दूसरा रक्षित वन, फिर हम पढ़ते हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन हम पढ़ते हैं कि डबल कैसे आ रहा है ये, अवर्गीकृत। तीन प्रकार के, पहले तो नाम यो आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत। आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत। अब तो आरक्षित किसे कहते हैं? आरक्षित वन वह वन होता है जिसके अंदर सरकार ने आरक्षित रिजर्व कर रखा है। जैसे मैं एक शब्द बोलता हूँ कि आप में से काफी लोगों ने ट्रेन के अंदर सफर किया होगा, और आपकी सीट पर यदि कोई बैठ जाए और आपकी वो सीट रिजर्व, आप मुझे सबसे रिजर्व शब्द बोलते हैं, आप में से कोई का आरक्षित बोलता होगा। सीट ने यदि आपको बुक करवा रखी है और उस पर कोई बैठ जाए तो आप जाके खड़े होकर कहते हैं भाई खड़े हो जाओ, ये सीट मेरी है। क्या होता है? ठीक उसी प्रकार आरक्षित वनों के अंदर जो आरक्षित वन होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की मानव द्वारा कोई गतिविधि नहीं की जा सकती, मानव उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करता। वन्य जीव होते हैं, वो कहते हैं देख भाई ये है ना, ये एरिया हमारे लिए बना हुआ, इसके अंदर तू मत आ, मानो प्लीज तू बाहर रह, तेरे एरिया के अंदर।
वन्य जीव ऐसा कहते हैं, इसीलिए वो आरक्षित वन है। इसके याद रह जाएगा कि आरक्षित वन भारत के अंदर 50, जितने भारत में वन है उसमें 50% से ज्यादा तो केवल आरक्षित वन है। कितने? 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा। और इसके अंदर मानव गतिविधि नहीं हो सकती साहब, कोई भी मानव गतिविधि नहीं, क्योंकि जो जीव जंतु होते हैं वो कहते हैं कि ये जो आरक्षित वन है ये हमारे लिए आरक्षित है। जिस प्रकार तुम अपनी सीट पे किसी को नहीं बैठने देते, यदि वो सीट आपके लिए रिजर्व हो, उस प्रकार ये वन हमारे लिए आरक्षित है, इसलिए इधर तुम नहीं आ सकते। ये सर्वाधिक मूल्यवान है, क्योंकि यदि मानव नहीं जाता इसका मतलब है कि उसमें खूब सारा पेड़ पौधे अच्छे होंगे, वन्य जीव अच्छे होंगे, इसलिए उसके वो मूल्यवान भी हमारे लिए। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उस पीपीटी में लिखा होगा अच्छे से। पेन कहाँ गया दूसरे वाला? चलिए ये वाला था। तो ये मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, सॉरी आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र के अंदर पाए जाते हैं। आपकी पीपीटी में होगा, अच्छे से देख लेना उसमें। अब बात करते हैं रक्षित वन। रक्षित वन किसे कहते हैं? रक्षित वन वह वन होता है जहां पर मानव की गतिविधि तो होती है पर सीमित, लिमिटेड होती है। सरकार की अनुमति लेकर के आप उसके अंदर घूम फिर के आ सकते हो। यह वन है भारत के अंदर 33% के आसपास पाए जाते हैं रक्षित वन। और क्या होता है? ये वन नष्ट नहीं हो जाए इसीलिए इसको बचाया जाता है। कहां पर? बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अवर्गीकृत वन कौन से होते हैं। अवर्गीकृत वन वह वन होते हैं जिन वनों पर किसी भी का प्रतिबंध नहीं हो, कोई भी प्रतिबंध आपके जहां जी में वहां घुमाओ। जैसे कि आप किसी खुले एरिया के अंदर घूम के, आपको किसी को मना थोड़ी ना किया, वो अवर्गीकृत है, उसका किसी ने क्लासिफिकेशन नहीं किया, वर्गीकरण नहीं किया, खुला पड़ा है। जो वन आरक्षित वन और रक्षित वन में नहीं आते हैं वो अवर्गीकृत वन है, इनका वर्गीकरण नहीं है, वो खुले छोड़ दिए गए, बंजर भूमि है। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संस्था का, सरकार का स्वामित्व में तो होते हैं, पर उन पर कोई रोक टोक नहीं होती। जिसको जो जाना है घूमना है, किसी को अपने पशु चराने हैं, किसी को वहां से लकड़ियां लानी है, किसी को कोई थोड़ा बहुत औषधि वहां पर होती हो अगर तो वो लानी है, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। इस प्रकार के वन पूर्वोत्तर राज्य में पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर कौन से? वो जो सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये वाला जो है पूर्वोत्तर एरिया भारत का, वहां पर आपको सर उस एरिया को एवरग्रीकृत क्यों किया, जबकि वहां पर तो खूब अच्छा वन पाया जाता है। उसको इसीलिए एवरग्रीकृत में रखा गया। यदि वहां रक्षित कर देंगे तो हमने देखा कि रक्षित में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि नहीं होगी। और क्योंकि हमने इसको, उस एरिया को एवरग्रीकृत वन इसीलिए रखा ताकि वहां जो वन है उस वनों में भी तो जनजातियां रहती है ना। रक्षित करेंगे तो उन जनजातियों को हमें बाहर निकालना पड़ जाएगा, और इस प्रकार यदि हम उन बाहर निकालने का प्रयास करेंगे तो वो विद्रोह कर देंगे, क्योंकि वन ही उनका आवास है। इसीलिए पूर्वोत्तर के अंदर वो भले इतने अच्छे वन है, फिर भी वहां पर वनों को अवर्गीकृत वन के अंदर डाला गया है, यही वो कारण है। और गुजरात के अंदर एक इस प्रकार। अब देखते हैं हमारे पीपीटी के अंदर क्या है। ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आरक्षित वन। 50% से ज्यादा वन क्षेत्र इसी श्रेणी में है। यह वन सर्वाधिक मूल्यवान है तथा मानव गतिविधि निषेध है, कोई भी मानव नहीं कर सकता। कहां पर? आरक्षित में। क्यों? क्योंकि वहां के जो लोग होते हैं, वो लोग माने वहां के वन्य जीव होते हैं, वो कहते हैं देखो साहब ये आरक्षित वन है ना, ये हमारे लिए आरक्षित है, इसमें मानव नहीं है, तुम इधर नहीं आओ, तुम तुम्हारे उधर देखो। कहां कहां पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटका, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। चलिए सब चलते हैं हम आगे की ओर। अब बात करते हैं रक्षित वन। अभी हमने देखा कि मानव गतिविधि तो कर सकता है पर बहुत लिमिटेड, इसमें सरकार की अनुमति लेनी होगी। आप जब कहीं पर वन में घूमने जाते हैं, यदि आपका कोई स्कूल टूर गया हो या फिर आगे जाएगा, और आप उस वनों में घूमने जाएंगे तो जिस वन में एरिया में एंट्री मारे उससे पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी, आप चौकी से, फिर आप घूम सकते हो उधर। और आपके साथ बाकायदा एक गार्ड जाएगा वन का। देखिए यहाँ इन भाई साहब के साथ में बैठे हैं पीछे से, ये घूम रहे हैं रक्षित वन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आ तो सकते हो
पर लिमिटेड सरकार की अनुमति लेकर के आ सकते हो, अन्यथा नहीं आ सकते। देश के कुल वन क्षेत्र का 33, देश में जितना मान लीजिए 100% वन है, उसमें 33% वन तो यही हो गया, और 50% वो हो गया, कितने हो गए 83, बाकी जो बचे है वो एवरग्रीन रक्षित है। वन और अधिक नष्ट न हो जाए इसीलिए इनकी सुरक्षा। हाँ, वहां पर तो है चीजें पहले से जो है वो ठीक है, वो और ज्यादा खराब नहीं हो, वन ज्यादा नष्ट नहीं हो, इसके लिए इनकी रक्षा करना आवश्यक है। और यहाँ पर सीमित मानव गतिविधियां, यहाँ पर एक ही लाइन लिखी मैंने, सीमित का माने आप सरकार से पूछ करके जा सकते हो, अन्यथा नहीं जा सकते हो। कहाँ कहाँ पर पाए जाते सर? अब वहां बिहार के अंदर, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में ये पाए जाते हैं। बिहार में रक्षित वन पाए जाने का कारण ये है कि वहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और पंजाब और हरियाणा में ये कृषि बहुत ज्यादा होती है। लोगों ने कृषि की, हमने देखा कि 1966 में जो हरित क्रांति हुई, उस हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अच्छा जो पंजाब और हरियाणा पर पड़ा था। इसका मतलब वहां पर वन कम कर दिए हो गए होंगे, इसलिए वहां पर उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में और पंजाब में जो भी वन है उनको रक्षित वन में रखने का प्रयास किया गया था। और अपने राजस्थान में इधर तो भयंकर सूखा पड़ता है, ना ने बंदा ने बंदे की जात, दूर दूर तक देखने को पानी नहीं। यहाँ पर अगर आप उसको आरक्षित वन में रख दोगे तो जीव खाएंगे क्या, तो उसको भी खुला छोड़ दिया गया है इस कारण से। अब बात करते हैं साहब अवर्गीकृत वन। ये लीजिए आपके लिए अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन का अर्थ है कि अन्य सभी प्रकार के जो वन हमने देखा कि रक्षित वन और आरक्षित वन में नहीं है, वो किसमें, इसके वन के अंदर आ जाते हैं। कौन से वन में? अवर्गीकृत वन में। क्योंकि यहाँ पर आप आरक्षित करोगे तो यहाँ वन्य जीव तो वैसे ही नहीं, आरक्षित करके करोगे क्या, और रक्षित करके यहाँ पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, किसका संरक्षण करोगे, इसलिए इसको खुला छोड़ दिया गया है। इसमें किस किस का हो सकता है, ये जमीन सरकार की हो, किसी व्यक्ति की भी हो, या किसी कोई समुदाय की भी हो सकती है। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो मानव को यदि लकड़ियां चाहिए तो ले जाए कहीं पर, इसको और कुछ पशु चराने हो तो चराए। और इस प्रकार के अवर्गीकृत वन जो होते हैं वो पूर्वोत्तर राज्यों में तथा गुजरात में पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर में इसका होने का मुख्य कारण यह है कि पूर्वोत्तर राज्यों में जितने वन हैं उन सब वनों के अंदर कहीं न कहीं जनजातियां रहती है, और यदि आप रक्षित वन कर दोगे उनको, इसका मतलब है कि उन जनजातियों को हमें बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी देखा कि रक्षित वन में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि नहीं हो सकती। और यदि आप उन वनों को, पूर्वोत्तर वनों को रक्षित वन करके जनजातियों को उन वनों से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे तो जनजातियां विद्रोह कर देगी, तबाही ला देगी आपके लिए। इसलिए सरकार ने कहा ठीक है, उनको अवर्गीकृत रखो, मतलब उन वनों का संरक्षण भी वो जनजातियां ही करें, वही वो अपने अपने हिसाब से मैनेज करते रहे, हमें तो उधर नहीं जाना। और गुजरात में भी इस प्रकार का कार्यक्रम है। अब हम पढ़ते हैं समुदाय व वन संरक्षण क्या है इसके अंदर, ये लीजिए। अच्छा, फोटो के साथ आपको चीजें ठीक से दिख रही है क्या? मेरे हिसाब से फोटो के साथ क्या होता है, अच्छे से मैनेज हो जाता है, फिर यो मुझे समझाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती और आपको समझने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। समुदाय और वन संरक्षण के अंदर क्या है, वनों, देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैं कहानी बताता हूँ। भारत में जो भारतीय संस्कृति परंपरा है, उस परंपरा में हम आदि अनादिकाल से वनों का संरक्षण करते आए हैं। हम यह भी देखते हैं कि भगवान राम वन के अंदर गए थे और वनों में रहे थे, इसका मतलब है कि वन को हम आदि आदर्श मानते हैं। हम आज भी देखते हैं कि आदिवासी जो में वनों के पेड़ों की पूजा की जाती है। आदिवासी छोड़ो, मैं कहता हूँ आपके घरों में भी होता होगा, आपके घर में पीपल का पूजा होती होगी, वटवृक्ष की पूजा होती होगी। यदि आप राजस्थान से और कर्नाटक के उस एरिया से बिलोंग करते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि खेजड़ी की भी पूजा होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो है वो वन है, वो लोगों के रग रग में बसे हुए हैं। भारतीय वनों संरक्षण, वनों का संरक्षण भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। हम पूजा करते हैं, इसका मतलब हम उनको काटेंगे नहीं। जिसकी पूजा की जाती है क्या उसको काटा जा सकता है? हम तो पूरी प्रकृति का पूजा करते हैं। हम भगवान सूर्य देव, सूर्य को भगवान मानते हैं, उसको अर्घ्य देते हैं। हम अग्नि को भी तो भगवान मानते हैं, ताकि उसके बाद उस अग्नि के चारों ओर फेरे लेते हैं। कहेंगे कि अग्नि भी तो एक प्राकृतिक है, तो हम साक्षी मान के। वन आज भी मानव प्रजाति के आवास है। जैसे कि हमने ये देखो, ये भाई साहब का घर है इधर, ये देखिए इनका भी घर है। ये वनों के अंदर रहते हैं आदिवासी लोग, कहीं ना कहीं वन हमारे मानव जाति के लिए घर है। और यही वो लोग हैं जो वनों के बीच में रहते हैं ना, ये वनों के संरक्षण में भी अपनी भूमिका निभाते, वनों का संरक्षण करते हैं। हम आगे इनके कुछ उदाहरण देखेंगे, राजस्थान के अलवर और चिपको आंदोलन को भी देखेंगे। ये संरक्षण इसीलिए करते हैं क्योंकि इनकी जो आवश्यकता है, ये यदि कहीं पर है
कहीं से गोंद लाते हैं, कोई बीड़ी पत्ता बनाता होगा, कोई कुछ लाता होगा, कोई जल से अरे सॉरी वनों से जो लकड़ियां है वो लाकर बाजार में बेचता होता। कहीं ना कहीं वन के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, इनकी आवश्यकता वनों से पूरी होती है। इसीलिए वनों से आवश्यकता पूरी, इसीलिए ये वनों का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। और राजस्थान के कुछ स्थानों पर लोग सरकार की दखल अंदाजी स्वीकार किए बिना वन्य जीव के आवास की रक्षा कर रहे हैं। वो कहते हैं देखो सरकार तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, गवर्नमेंट हम अपने हिसाब से देख लेंगे कि वन का रक्षा कैसे करनी है, वन को किस प्रकार बचाना है, ये हम खुद देख लेंगे, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। क्लास लंबी तो नहीं हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको आज पूरी करेंगे। मैं लास्ट में एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा, लास्ट तक बने रहिए। फिर हम देखते हैं कि कुछ राजस्थान का जो अलवर है, वहां पर 5 गांव के लोगों ने मिलकर के, अलवर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पर 5 जो गांव थे आसपास के, उन्होंने अपनी 1200 हेक्टेयर जो जमीन थी वो भैरवदेव डाक ऑफ सेंचुरी, यानी क्या किया कि पहले उन्होंने वन ये सेंचुरी तो अब बनाए हैं लोगों ने, पहले दे दिया होगा। ये जो जमीन थी वो 5 गांव के लोगों की थी। उन्होंने कहा ये जमीन हम दान में देते हैं, हमें यहाँ पर नहीं रहना, यहाँ पर वन्य जीव रहे, इसलिए उसका नाम क्या कर दिया, भैरवदेव डाक ऑफ। मुझे इसकी कहानी पता मिली नहीं, मैंने गूगल पर ढूंढी है। यदि आप में से कोई अलवर से बिलोंग करता हो और कोई भैरवदेव डाको सेंचुरी से भी बिलोंग करता हो तो प्लीज मुझे कमेंट में ये बताइए कि इसको भैरवदेव डाको सेंचुरी क्यों कहा जाता है। क्या ये किसी देवता के नाम पर है, क्या ये किसी भूमिया जी के नाम पर है, या कोई अन्य ऐसा कारण है जिस वजह से उन 5 गांव के लोगों ने अपनी जमीन दान दे दी, वो क्या कारण है, या फिर लोगों ने स्वतः दे दी, मुझे नहीं पता। मैं प्रयास करूंगा कल तक या अगली क्लास में आपको बता पाऊं, पर मुझे इस समय तो कोई मिला नहीं। मैं किसी अलवर के व्यक्ति से भी संपर्क करने का प्रयास करूंगा ताकि मुझे पता चले कि वो भैरवदेव डाको सेंचुरी क्यों घोषित की, क्यों उन 5 गांव के लोगों ने वो जमीन दान दे दी। कुछ तो ऐसा मुझे लगता है लौकिक कारण रहा होगा। अब बात करते हैं आगे चिपको आंदोलन के बारे में। क्या है चिपको आंदोलन, अभी बात करते हैं। पहले तो नाम से पता चलता है चिपको माने पेड़ पौधे जो थे उनको जब काट रहे थे तो लोग उनका आलिंगन कर रहे थे, उनको चिपक रहे थे कि पहले हमें काटा जाए उसके बाद उनको काटा जाए। इससे रिलेटेड ये जो चिपको आंदोलन है, उससे पहले हम पढ़ते हैं कि राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली नामक स्थान पर इसी प्रकार का एक आंदोलन हुआ था सॉरी। जैसे अमृता देवी बिश्नोई नाम की एक महिला ने 363 लोगों के साथ मिलकर के वनों से चिपक करके जोधपुर के महाराजा अभय सिंह को वहां से भगा दिया। कभी मिलेगा तो मैं इसकी बहुत अच्छी, कहीं पर मुझे हिस्ट्री में मुझे पता है कि शायद ये कहीं है छोटा मोटा, तो मैं वहां पर ये कहानी बहुत अच्छे से बता पाऊंगा कि वो उनके जो आराध्य देव है भगवान गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, उस एक शब्द को चरितार्थ करने के लिए उन्होंने अपने सर कटवा दिए। और उसी का अनुसरण करते हुए जो उत्तराखंड के चमोली जिला है, वहां के लोगों ने जब वनों की कटाई हो रही थी उसको बचाने के लिए चिपक गए, कहा कि पहले हमें काटा जाए, हम इन वनों को कटने नहीं देंगे। इसीलिए इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। वनों की कटाई के विरुद्ध यह आंदोलन था। यह उत्तर प्रदेश के चमोली, जो वर्तमान में, उस समय जब यह आंदोलन 1973 के अंदर हुआ था, उस समय जो चमोली जिला था वो उत्तर प्रदेश में पड़ता था। वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश चमोली जिला उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। वनों की कटाई को रोका तथा स्थानीय पौधे से नए वनों का विकास। अच्छा, ये चिपको आंदोलन पहले तो इनका टारगेट केवल यही था कि कम से कम वनों को बचाया जाए। बाद में इन लोगों ने क्या किया कि जो स्थानीय उनके आसपास जो भी पेड़ पौधे थे, उन पेड़ पौधों को और ज्यादा उन्होंने लगाया और वनों का विकास करने का भी प्रयास इन्होंने किया। अगला हम पढ़ेंगे बीज बचाओ आंदोलन। क्या था बीज बचाओ आंदोलन? यह आंदोलन 1980 में टिहरी नामक स्थान पर किया गया था। कहां पर? टिहरी कहां पर पड़ता है? टिहरी पड़ता है उत्तराखंड के अंदर। हम देखते हैं कि टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी नाम, बीज नाम से पता चलता है बीज बचाओ, यानी कि वहां के आसपास के इलाकों के अंदर रासायनिक खेती हो रही थी, तो लोगों ने कहा बीज को बचाया जाए, जो हमारे पास पारंपरिक बीज है, जिसके अंदर अच्छे जिन्स है, जिनको खाने से हमारी बॉडी अच्छी से बनी रहे, इस प्रकार के अनाज के जो बीज है उनको बचाया जाए, किसी भी प्रकार की रासायनिक खेती नहीं की जाए। इस तरह वहां के किसानों ने बिना रासायनिक खेती के, बिना रसायन डाले फसल का उत्पादन किया और आर्थिक रूप से वो संबल भी बने। ऐसा मतलब नहीं है कि भाई हमने खेती कर ली
हमने उसमें खाद नहीं डाला और हमें कम उत्पादन हो गया, तो आर्थिक रूप से हमें हानि होगी ना, पैसे कम मिल गए, ऐसा नहीं हुआ। वहां के किसानों ने ऐसा प्रयोग किया कि रसायन भी नहीं डाला, फसलों का उत्पादन भी किया और खूब सारी अच्छी फसल हुई, उन्हें आर्थिक लाभ भी हुआ। यह था बीज बचाओ आंदोलन। अब हम बात करते हैं आगे, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्या था। नाम से पता चलता है संयुक्त वन प्रबंधन, संयुक्त का माने जोड़ करके, संयुक्त प्रबंधन माने मैनेजमेंट, अच्छे से उनको करना, संभालना। तो संयुक्त का मतलब कोई दो लोग जुड़े होंगे। कौन दो लोग जुड़े होंगे? तो ये दो लोग वो थे, एक तो वनों के अधिकारी जो वन के संरक्षण का काम करते हैं। तो ओडिशा की जो सरकार थी उन्होंने कहा केवल सरकार ही इस पे क्यों करे, वनों के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, वनों के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, उनको भी तो साथ लेकर के वनों का संरक्षण, उसका प्रबंधन किया जा सकता है। सरकार को भी लगा यार मामला तो ठीक है, इसलिए सरकार ने इसको 1988 के अंदर, कब, 1988, 1988 में इस कार्यक्रम की शुरुआत उड़ीसा से हुई। क्या था इसके अंदर? स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर वनों के प्रबंधन को और पुनर्निर्माण करना, वनों के मैनेजमेंट करना, किसके साथ मिल करके? स्थानीय समुदाय कौन होता है? आदिवासी वगैरह, जो वनों या तो वनों के अंदर रहते हैं या वनों के आसपास के एरिया के अंदर। ये शुरू कहां से हुआ था? संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम ओडिशा से शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1988 के अंदर शुरू हुआ था। अब हम देखते हैं इसके अंदर कैसे करता था। तो ग्राम स्तर पर क्या होती, जैसे कोई गांव है, आके किसी एक मुखिया को लेते, वहां पर एक समिति बनाते, उसको वन अधिकारी ये कहते कि देखो साहब, हम तो रोजाना इधर है, आपके पूर्वज आदि अनादि काल से इस वन के आसपास रह रहे हैं, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप वनों को सुरक्षा करें, उनका प्रबंधन करें। वनों में यदि कोई किसी भी प्रकार का शिकार करने आता है तो उसकी सूचना हमें देवे, उनको बचाएं। यदि कोई लकड़ी काटता है बिना अनुमति के तो उसकी सूचना हमें देवे, आपका सहयोग चाहिए। तो ग्रामीण लोगों ने कहा ठीक है साहब, हम आपका सहयोग करेंगे। इस तरह से वन के अधिकारी तथा वहां रहने वाले स्थानीय लोग आप साथ साथ मिले और ये जो कार्यक्रम हुआ, सॉरी, इसको हम किस नाम से जानते हैं? संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। चलिए, ये वाली जो स्लाइड है, अच्छा ये वाली है, भागना मत। आप में से कोई कहेगा सर चैप्टर पूरा हो गया, नहीं, ये वाली स्लाइड की बहुत अच्छी कहानी मैं बताता हूँ अभी आपको, आपके चैप्टर से रिलेटेड है। पर ये वाला थोड़ा सा हम पहले पढ़ते हैं, क्या बात है इसके अंदर। पवित्र पेड़ों के झुरमट, विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। क्या होता है? पहले तो झुरमट का मतलब क्या होता है? झुरमट का मतलब यह होता है कि देवी देवताओं का जो वन होता है, जहां पर देवी देवता रहते हैं, उस वन को क्या कहते हैं? झुरमट के नाम से जानते हैं। क्या होता है झुरमट? जहां वो वन जो देवी देवताओं का होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? झुरमट के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रकृति की जो पूजा है सदियों पुरानी जनजातियां करती है। मैंने अभी बताया कि हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम चंद्रमा को मामा मानते हैं, हम ब्रह्मांड में ऐसा मानते हैं कि कोई शक्ति। उनका आधार प्रकृति के हर पक्ष की रक्षा करना है। प्रकृति के जो कुछ भी घटक पाए जाते हैं हम उनकी रक्षा करते हैं। हम कई बार पहाड़ों को भी पूजते हैं, जैसे कैलाश पर्वत। इन्हीं विश्वासों में विभिन्न वनों का मूल एवं कौमार्य रूप बचा कर रखा, जिसे जैसे कि वो वैसे थे उस प्रकार उनको बचा के रखने का कार्य हमारे आदिवासी लोगों ने किया। उसके पीछे कारण था कि हम उनको भगवान के रूप में मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वनों में इन भागों में या तो वनों को ऐसे बड़े स्थानीय लोगों घुसते हैं, घुसते तथा न ही किसी और को, यानी जो वन होता है उस एरिया के अंदर न तो वो खुद जाते हैं खराब करने के लिए, न ही किसी को खराब करने देते हैं। कौन? स्थानीय जनजाति। कुछ समाज विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप में से कई लोग पीपल के पत्तों की पूजा करते होंगे, पीपल की पूजा करते होंगे। आदि काल में इसका संरक्षण करते आ रहे। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जो जाति है वो महुआ और कदम के वृक्ष, कौन कौन सी जाति? मुंडा व संथाल जनजाति वो महुआ और कंदम के वृक्ष है उनका संरक्षण करती है। उड़ीसा और बिहार में जनजातियां होती है, जब शादी करते हैं उड़ीसा के अंदर लोग, तो वहां पर इमली और आम के वृक्ष की पूजा करते हैं। साहब हमारी शादी हो गई, हे इमली देवता, हे आम देवता, हमें बनाए रखना, हमारी जोड़ी अमर रहे, इस प्रकार की मन्नतें मांगते होंगे वो वहां के लोग। इस प्रकार हम देखते हैं कि पीपल और वट वृक्ष की भी पूजा होती है। इन दो छोड़ो, भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति की प्रत्येक प्रति प्रतियों को संग्रहित करने के लिए अनेक पारंपरिक तरीके हैं। भारत में अनेक प्रकार के समाज, संस्कृति, परंपराएं पाई जाती हैं और उन परंपराओं में अनेक प्रकार के
हम प्रकृति का संरक्षण अलग अलग प्रकार से करते हैं। कोई गाय को पूजता है, तो कोई, जैसे हमने देवताओं के साथ भी तो वृक्षों को पूजते हैं। जैसे हम देखते हैं कि माँ दुर्गा का जो सवारी है सिंह है। हम देखते हैं कि गणेश जी की सवारी चूहे, यानी कि देखिए हम चूहों का भी संरक्षण गणेश जी के माध्यम से कर रहे हैं। हम गरुड़ को पूजने का प्रयास करते हैं, पूजते भी हैं, प्रयास तो क्या, उनके हम भगवान के साथ कई प्रकार के जीव जंतुओं को हमने जोड़ा है। हम कई बार झरनों, पहाड़ियों, चोटियों, पेड़ों, पशुओं को पवित्र मानकर इनका संरक्षण करते हैं। आप में से किसी पहाड़ी के पास हो और कहीं देवता का मंदिर हो, तो आप कहते सब ये है ना, ये फलाने भूमि से फलाने देवता का पहाड़ी पर मंदिर है, इसलिए इस पहाड़ी से पत्थर तो नहीं उठाई जाए। कई बार नदी की भी पूजा होती है, जैसे माँ गंगा, जैसे हम गंगा के माँ, पहले माँ बोलते हैं, फिर उस नदी का नाम बोलते हैं। वो नदी हमारे लिए माँ के समान है, कहीं ना कहीं वो प्रकृति की भी हम पूजा करते हैं। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर देखेंगे, खूब सारे बंदर मिल जाएंगे आपको। हम देखते हैं कि वो बंदर है ना, वो बंदर नहीं, वो भगवान के भक्त हैं जो मंदिर के पास पास घूमते हैं। हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर एक जाति रहती है, मैं कहूंगी एक लोगों का समूह है, बिश्नोई, जिसका अभी मैंने थोड़ी देर पाल नाम लिया, अमृता देवी बिश्नोई। वो यही है कि राजस्थान के गांव के आसपास काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं। जहां जहां आपको राजस्थान में बिश्नोइयों के गांव मिल जाएंगे, उन गांवों के आसपास आपको अनेक प्रकार के जीव मिल जाएंगे, वन्य जीव, जिसमें काला हिरण, नीलगाय, मोर तो विशेष रूप से मिल जाएंगे आप। झुंड गाय झुंड 200-300 मिल जाएंगे आप, जो इस समाज का अभिन्न हिंग है। क्योंकि उस समाज के जो आराध्य देव है भगवान जम्बेश्वर भगवान, उन्होंने कहा था कि जीव जो है उनको बचाया जाना चाहिए। उनका शायद एक्चुअल शब्द है कि जीव दया पालनी, रूख लीलो न घावे। जीव दया पालनी, जीवों पर दया करनी है। रूख है जो लीला है, यदि वो हरा भरा वृक्ष है तो उसको नहीं काटा जा रहा है। इस बात को चरितार्थ करने के लिए राजस्थान के वो बिश्नोई समुदाय अपने आसपास के रहने वाले वन्य जीवों की रक्षा करता है। उसी के एक घटनाक्रम यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये कहानी सुनिए आप, बड़ा मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई इनको नहीं जानता हो। इस भाई साहब को जानते हो क्या तुम? इनको जानते हो? सब जानते होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। तारीख थी 27-28 सितंबर 1998। भाई उस समय यूं युवा आदमी था, नौजवान आदमी था। जोधपुर पड़ता है जो राजस्थान में, जोधपुर में फिल्म की शूटिंग करने के लिए आए हुए थे। शायद फिल्म भी हम साथ साथ है, ऐसी कौन सी कोई फिल्म थी, शायद जहां तक मेरा अनुमान है वही है। तो उस फिल्म की शूटिंग करने के लिए सलमान खान इधर जोधपुर आए हुए थे, और किसी ने बताया कि साहब यहाँ है ना, जो काले हिरण होते हैं उनका मांस बड़ा अच्छा होता है। सलमान खान का यार मांस तो अच्छा होता है, और मैं चाहता हूँ कि मैं खुद उसका शिकार करूं। तो 27 सितंबर की रात की 12 बजे और 28 की रात की 1 बजे, 28 शुरू हुई थी, 27 खत्म हो गई थी, रात को लगभग 2 बजे हुए थे। और इस 2 बजे सलमान खान और उसकी टीम, उस टीम के अंदर मुख्य रूप से सोनाली, सैफ अली खान, नीलम और तब्बू, ये सभी लोग थे। नीलम, तब्बू, सोनाली और ये लोग क्या करते हैं, अपने किसी एक व्यक्ति को साथ लेते हैं और व्हाइट जिप्सी लेते हैं। जिप्सी लेने के बाद वो क्या करते हैं, जोधपुर के पास में एक गांव पड़ता है जिसका नाम काकाणी है। क्या नाम है? काकाणी। उस काकाणी नामक स्थान पर भाई लोग यहाँ जाते हैं, काले हिरण का शिकार करने का प्रयास करते हैं। गांव के वो जो काकाणी गांव है वो बिश्नोई समुदाय का है। उस बिश्नोई समुदाय के गांव के अंदर लोगों को पता लगने में देर नहीं लगी कि यह काली जिप्सी घूम रही है, व्हाइट टॉर्च हो रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। लोगों ने सोचने में देर नहीं लगाई और तुरंत देखने का प्रयास किया क्या हो रहा है। तभी वहां से 2 गोलियां चलने की आवाज आई। गोली चलाने वाला शख्स सलमान खान था, उनके साथ सोनाली, नीलम, तब्बू भी थे। तभी वहां काकाणी के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम सोगाराम जी था, भाई साहब अपने घर से क्या लेके निकले पता है? ये जो होती है ना, ये किसान अपने लिए, किसान का औजार होता है काम में ले, ये देखिए ये किसान यहाँ पर काम में लेता है, जिसे राजस्थानी में और विशेष रूप से मारवाड़ी में सकनी कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि इसको हिंदी में क्या कहा जाता है। छोगाराम जी अपने साथ ये लेकर के निकले। मजाल की सलमान खान वहां से भाग जाए, जिप में चढ़ता उससे पहले छोगाराम जी ने इस प्रकार उठाई और उठा करके धड़ाम से मारी मोर में।
सलमान खान वापस वहां तो लगी जगह भाई, वहां से लेसे जगह नीलम और तब्बू ने अपने हाथ में चप्पल ली और वहां से भागे। जब वापस आकर के होटल के अंदर आए, रुके, देखा क्या हुआ सुबह, उससे पहले सलमान खान ने कहा यार बाकी सब ठीक है, सुबह देखेंगे, संभालेंगे, पर ये बताओ कि ये लोगों ने मारी तो उसने मेरे को एक थी, पर पीछे मोर में छह कैसे लगी रही, ये क्या मामला है? तब किसी ने बताया सलमान खान ये मुंबई नहीं है, ये राजस्थान के उन बिश्नोई लोगों का समुदाय है जिन लोगों ने केवल वृक्षों के लिए अपना बलिदान दे दिया था। भगवान जम्बेश्वर के उन शब्दों को चरितार्थ करने के लिए 363 लोगों शहीद हो गए थे। तुम तो यहाँ किसी जीव को मारने आ गए। अच्छा हुआ वहां पकड़े नहीं गए, यदि पकड़े जाते तो ये टी शर्ट खुल जाती वहां पर, आज मूवी में नहीं आ पाते। इसीलिए देखिए केवल एक व्यक्ति के, और आज भी उसका केस चल रहा है। आज 2023 हो गया, सलमान खान को 5 साल की सजा बोली गई थी और आज भी वो केस चल रहा है। इसीलिए कहते हैं कि भारत में इस प्रकार के कई अनेक समुदाय रहते हैं जो भारत में वन्य जीव और वनों का संरक्षण करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। क्या ऐसे समुदाय के समाज पूरे भारत के अंदर सरकार को प्रयास करने की आवश्यकता नहीं लगती? मुझे सरकार यदि कर रही है तो भी नहीं, समाज इस प्रकार का कार्य कर रहा है, इसीलिए भारत के अंदर जैव विविधता मुझे लगता है ज्यादा है। ये तो छोड़िए, कर्नाटक चले जाइए, पूर्वोत्तर में आप चले जाइए, कहीं पूरे भारत में कहीं पर चले जाइए, हर समुदाय कहीं ना कहीं वन्य जीव और वनों का संरक्षण का प्रयास करता है। इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं खत्म। मुझे आशा है कि आपको सारा पूरा चैप्टर ठीक से समझ में आया होगा। ये वाला QR कोड कहाँ गया? चलो एक बार इसको अब लास्ट में जाते स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये वाली जो PDF है ये आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। ज्वाइन कैसा होना है मैं बता देता हूँ। ये जब आप स्क्रीनशॉट लोगे उसके बाद आप गूगल में जाओगे, गूगल में जाकर के आप वहां पर जो लेंस आता है उससे इसको स्कैन करोगे तो इसके ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो सीधे वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा, और चैनल मिलने के बाद वहां पर आपको ये PDF भी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।